हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी पॉइंटों को जानेंगे जो एग्ज़ाम दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आपका यूके जी के भी सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम है कोल प्रजाति। इस टॉपिक के अंतर्गत पहला पॉइंट ये है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। किसे माना जाता है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति? तो ये होती है कोल प्रजाति होती है, ठीक है। सबसे पहले कौन आते हैं? कोल आते हैं, उसके बाद किरात आते हैं, उसके बाद खस आते हैं। कोल किरात खस, कोल किरात खस, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कोई भी व्यक्ति कुरूप या भद्दा नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ देखने का एक नज़रिया होता है, कोई व्यक्ति कुरूप है या भद्दा है, ठीक है, अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कुरूप या भद्दा नहीं होता है, अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे को। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे मुंड या सबर नाम से पुरा साहित्यिक ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर होगा कोल प्रजाति का वर्णन मिलता है। कोल प्रजाति कौन थी? उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। कौन? कोल थी, ठीक है, जिसे पुरा साहित्यिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? मुंड या सबर कहा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। कौन सी प्रजाति करती थी? कोल प्रजाति करती थी। अगला पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, स्टार भी लगा रखा है, देखिए ये वाला पॉइंट। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। कुमार कुमारी प्रथा किस में मिलती है? ये मिलती है कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा, देखिए कुमार कुमारी प्रथा किस से संबंधित है या किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कोल प्रजाति से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। किस देश में कोलीय गणतंत्र की जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? नेपाल में मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कौन मानते हैं? शिव प्रसाद डबराल मानते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये नाम उत्तराखंड की शान है, जो ये बोलते हैं तो दुनिया इनके बातों को सुनती है, और आपको सुनना भी है और याद भी करना है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे को, कौन सा पॉइंट देखिए। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। किसको मानते हैं? कोल या मुंड जाति को मानते हैं। कोलों के बाद नेक्स्ट जो जाति या प्रजाति आ जाएगी वो कौन सी होती है? किरात होती है, ठीक है। सबसे पहले कौन आते हैं? कोल आते हैं। कोलों के बाद कौन आते हैं? किरात आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किरातों के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट किरातों से संबंधित। कोलों के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है। किन्नर या कीर किसे कहा जाता है? किरातों को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा जाता है या भिल्ल कहा गया है। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख किसमें मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है, ठीक है। और स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया? भिल्ल कहा गया है, तथा इनकी भाषा या बोली को मुंडा भाषा और इनका मुख्य खाद्य सत्तू था, ठीक है। भाषा कौन सी होगी? मुंडा भाषा होगी, और इनका प्रमुख खाद्य क्या है? सत्तू है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। किरात प्रजाति भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक जाति की थी। कौन थी? किरात प्रजातियाँ। किरात प्रजातियाँ कौन है? उत्तराखंड की दूसरी प्रजाति मानी जाती है। पहली प्रजाति कौन थी? कोल हुआ करते थे, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किसने किया था? किरातों ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान पे हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो आपका आंसर होगा विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। शिव प्रयाग में किरातों और अर्जुन का युद्ध होता है। कहाँ पे?
शिवप्रयाग या विल्लव केदार नामक स्थान पे होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। बाणभट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। ठीक है, बाणभट्ट की एक प्रमुख पुस्तक का नाम है कादंबरी, ठीक है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। कौन सी बुक करती है? बाणभट्ट की कादंबरी करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। किरातों का वर्णन कालिदास की प्रमुख पुस्तक रघुवंश महाकाव्य में भी मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट बुक होगी कालिदास जी की। अगला देखें, वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? अस्कोट और डीडीहाट। अस्कोट और डीडीहाट कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड के? तो आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। अर्थात ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी निवास करते हैं किरातों के वंशज। और पिथौरागढ़ में कहाँ? अस्कोट डीडीहाट नामक स्थान पे। अब देखिए अगला पॉइंट है, जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कौन मानते हैं? जॉर्ज गियर्सन मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में जॉर्ज गियर्सन किसे हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं, तो आपका आंसर होगा किरात। ठीक है, एग्जाम तक आपने अच्छे से इसको कंफर्म करना है। एग्जाम क्या, नॉलेज के लिए भी आपके लिए ये बेस्ट टॉपिक है। आपको इतना अपने उत्तराखंड के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोल किरातों के बाद उत्तराखंड की तीसरी जो प्रजाति होगी वो होती है खस प्रजाति होती है। कौन सी होती है? खस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? कोल आते हैं। कोल के बाद किरात आते हैं, फिर कौन आते हैं? खस आते हैं। अब हम खसों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे को समझते हैं। पहला पॉइंट, किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कब शामिल किया गया था? 1885 ईस्वी में, 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान देना, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार है, न कि वन पर्व के अनुसार। ठीक है, सभा पर्व के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कौन लड़े थे? खस लोग लड़े थे। कौन? खस लोग लड़े थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अर्थात राजशेखर एक राइटर है, उनकी काव्य मीमांसा पुस्तक के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य हुआ करता था। ठीक है, इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना, राजशेखर की प्रमुख पुस्तक है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी पुस्तक का नाम है? अगर सिंगल पूछा जाए तो आपका आंसर कौन सा होगा? यह है राजशेखर है, राजशेखर काव्य मीमांसा। ठीक है, अगला देखते हैं, घर जवाई प्रथा एवं पशुबलि प्रथा खसु में प्रचलित थी। किस में थी? यह प्रथा खसु में प्रचलित थी। कौन कौन सी प्रथा? घर जवाई प्रथा और पशु बलि प्रथा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। खसु की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकवा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी प्रथा हो गई। पहली प्रथा है घर जवाई प्रथा, दूसरी प्रथा हमने कौन सा पढ़ा? टिकवा प्रथा। ठीक है, घर जवाई प्रथा, पशुबलि प्रथा, टिकवा प्रथा। इसके बाद आता है झटेला प्रथा। ये किससे संबंधित है? खसों से संबंधित है। ठीक है, झटेला प्रथा खसों में व्याप्ति थी। अब देखो ये क्या प्रथा हुआ करती थी, इसको समझते हैं। झटेला प्रथा यानी यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था, और यही प्रथा क्या होती थी? झटेला प्रथा कहलाती थी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे। कौन देते थे? तो खस लोग देते थे। ठीक है, ऑप्शन वहाँ पे कोल, किरात, खस, भोटिया ऐसे आएंगे तो आपने कौन सा लगाना है? खस आंसर होगा। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। ठीक है, देवदासी प्रथा किससे संबंधित है? खसों से संबंधित है। झटेला प्रथा किससे संबंधित है? ये भी देवदासी प्रथा, झटेला प्रथा, टिकवा प्रथा, पशुबलि प्रथा, घर जवाई प्रथा किससे संबंधित है? ये है खसों से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, गढ़वाल व कुमाऊं
गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार खसों के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था अगर पूछा जाएगा तो खसों के समय में गढ़वाल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है भोटांतिक या सौका प्रजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा अपने आप में, इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को पहला पॉइंट समझते हैं। पॉइंट है, देखिए इस अब देखिए इसको समझते हैं एक बार और। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्ति थी एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं। इसमें आने वाले लोग परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, राठ में क्या होगा, एक राठ दूसरे राठ से शादी वाला संबंध, वैवाहिक संबंध नहीं निभाएंगे। ठीक है, यानी बहुत क्लोज रिश्ता मानते हैं इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रणबड़ प्रथा। रणबड़ प्रथा का प्रचलन किससे संबंधित है, तो ये भोटिया से संबंधित है। ठीक है, देखिए रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों से है। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे याद रख लेना, घबला होता है किसके लिए, संपत्ति के लिए होता है। ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ लोग लड़ते हैं संपत्ति के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद करने की कोशिश करना। और भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा किसके लिए करते हैं, वर्षा के लिए करते हैं। घूरमा घनघोर वर्षा होती है, घूरमा घो से कनेक्ट करना। ठीक है, वर्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कुंच। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगर आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, नोट्स पब्लिकेशन की बुक से करा रहा हूँ मैं, पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। ठीक है, अगर ये एक फाउंडेशन बैच मान के चलो। ठीक है, अगर आप ये सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका जो बेस होगा बिल्कुल मजबूत होगा। जिसने पहले पढ़ रखा है तो उसका एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रोज़ फॉलो किया करो इस सीरीज को। ठीक है, ये एक फाउंडेशन बैच होगा, आप ऐसे मान के चलो, या फाउंडेशन एक वीडियो सीरीज होगी। ठीक है, अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक इन पॉइंट को आप अच्छे से समझो, नोट करो अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।